हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र में मध्यकालीन भारत। आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। आइए स्टार्ट करते हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। उनका जन्म जो है 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु जो है 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। और गुलबदन बेगम की रचना क्या थी? तो हुमायूंनामा थी। उन्होंने अपने भाई के ऊपर लिखी थी। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। किसका? तो गुलबदन बेगम का। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी। तो मदरसे की स्थापना किसने की थी? माहम अनगा ने की थी। किस नाम से की थी? खैर उल मंजिल के नाम से की थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि माहम अनगा ने जो है मदरसे की स्थापना किस नाम से की थी? तो मदरसा ए बेगम के नाम से की थी। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा फुजरही अल कुबाल नाम से किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि 1450 में हितोपदेश का जो है फारसी में अनुवाद किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? मुफरिह अल कुबाल के नाम से इसका जो है अनुवाद किया गया था। हितोपदेश का किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुफ्ती अल मलिकी हैं, इनके द्वारा किया गया था। ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। तो अल मलिकी को क्या कहा जाता था? ताजुल मलिकी भी कहा जाता था। तो दोनों में से कोई भी नाम दे, आपको याद रहना चाहिए। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकाते अकबरी। अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है तारीख़े शेर शाही या तोहफ़ा ए अकबर शाही। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिद। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि हसन निजामी कौन सी पुस्तक लिखता है? ताजुल मासिद नामक पुस्तक लिखता है। ख्वानवीर आपके कानून हुमायूनी लिखते हैं। भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा लिखते हैं। मिर्जा मोहम्मद काजिम आपका आलमगीर नामा लिखते हैं। गुलाम हुसैन जो है सियार उल मुतखरीन लिखते हैं। और मोहम्मद सालेह जो है आलमे सालेह लिखते हैं। इनायत खां शाहजहां नामा लिखते हैं। चंद्रभान ब्राह्मण जो है चहार चमन लिखते हैं। मोतमित खां जो है आपके ये क्या लिखते हैं? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो किसने लिखी है, ये दी हुई है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। 2-3 बुक इसमें इम्पॉर्टेंट है, बस वही याद रखिएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके कि शाहजहां के टाइम पे जो है राजकीय इतिहासकार कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। उसने अपनी पुस्तक पातशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। तो लाहौरी ने जो है पातशाह नामक पुस्तक लिखी है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी के काल में नसरुल्लाह मुंशी सियाजी ने जो है कलीला व दिमना बहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से तथा। तो ये इम्पोर्टेंट कितना नहीं है, बस ये याद रखिएगा। पंचतंत्र का जो अनुवाद अकबर के काल में हुआ है उसे कौन किया है? तो अबुल फजल ने किया है। किस नाम से? आयर ए दानिश के नाम से किया है। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद
कौन किया है? तो अबुल फजल ने किया है। इसका नाम क्या है? तो आयर ए दानिश नाम है। किसके काल में? अकबर के काल में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। तो अबुल फजल ने ही पंचतंत्र पर भी अपना लिखा है फारसी में, और अकबरनामा के भी रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। यह 3 भागों में बटी हुई है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। तो अकबरनामा का जो है तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। फारसी जो है मुगलों की राजभाषा थी। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि फारसी किसकी मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र बना था। नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। तो औरंगजेब नस्तालीक और शिकस्त लिखने में निपुण था। यह अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह 17वीं-18वीं सदी का वैष्णव उपनाम नागरीदास राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। तो किशनगढ़ के शासकों ने किस संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं हैं। तो केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं आपकी? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। एमसीक्यू देखते हैं अपना। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका लेडेन और रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है बाबरनामा का। तुजु के बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। यह बाबर की आत्मकथा थी। तुजु के बाबरी या बाबरनामा पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। तो आपका तुजु के बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना। जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। गुलबदम बेगम बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 ईस्वी में, मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। किसका? गुलबदम बेगम, अपनी बुआ का। गुलबदम बेगम ने स्वयं लिखा कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूंनामा का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा। गुलबदम बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के युद्ध का भी वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो ये आपको गुलबदन बेगम ने लिखे हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है, जो उनकी बहन थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुलबदन बेगम का नाम नहीं है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था, जो अकबर की धाय माँ थी, जो उनका पालन पोषण की थी। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा गया? मदरसा ए बेगम कहा गया। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके माहम अनगा ने करवाया था। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तो ये आपके ताजुल माली हैं। ताजुल माली को ही हम क्या कहते हैं? ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी नाम से जानते हैं इनको। तो देखते हैं यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। हसन निजामी की जो पुस्तक है वो है आपका ताजुल मासिर है, और ख्वाद मीर की पुस्तक है हुमायूंनामा। मोहम्मद खाजिन की पुस्तक है आपका काजिन की आलमगीरनामा, और भीमसेन की पुस्तक है नुक्सा ए दिलकुशा। इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आलमगीरनामा किसने
पुस्तक है और लेखक है। आलमगीरनामा किसने लिखी है? तो आलमगीरनामा आपका मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। तबकात-ए-नासरी आपके लिखे हैं निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन जो है ये इनके रचनाकार हैं चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल जहांगीरी के लेखक है मोअत्तमद खां। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी है? तो इसका आंसर है आपका निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-अकबरी की रचना की है, जिसे तारीख़-ए-निज़ामी भी कहते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये आपका अब्दुल रहीम खान खाना या खाने खाना कहा जाता है इन्हें। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया कि अकबर का काल जो है हिंदी काव्य का स्वर्णकाल या हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसका काल जो है हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आपका अकबर का काल है। और जहांगीर का काल जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये जो है शाहजहां के शासन काल का एक राजकीय इतिहासकार था, जिन्होंने पास-ए-शाहनामा पुस्तक की रचना भी की थी। शाहजहां के लेखक कौन थे? दरबारी लेखक तो ये आपके इनायत खां थे। शाहजहां पुस्तक के लेखक इनायत खां थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शाहजहां, यहाँ पे थोड़ा सा शायद क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, फिर से देखते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो ये आपके इनायत खां हैं। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक इनायत खां हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शाहजहां पुस्तक किसने लिखी है? शाहजहांनामा। तो ये आपका इनायत खां है। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बाबर की रचना क्या है? तुजो के बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। और हम यहाँ से देखते हैं, तुजो के बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है, जो तुर्की भाषा में एवं मुबैन यान शैली में लिखी गई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने की है। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तबकात-ए-अकबरी की रचना जो है निजामुद्दीन अहमद ने की है फारसी भाषा में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तबकात-ए-नासरी किसने लिखी है? तो मिन्हाज-उस-सिराज जसजानी ने लिखी है। तारीख़ फिरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीक ने लिखी है। तुगलकनामा जो है आपका, ये आपका किसने लिखी है? तो ये आपका हो जाएगा खुसरो। हुमायूंनामा जो है आपका गुलबदन बेगम ने लिखी है। इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है। तुगलकनामा के लेखक हैं आपके अमीर खुसरो। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा कौन सी लिखी है? तो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है। अनवर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है इसमें? तो पंचतंत्र नाम से जो है अनवर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ की रचना की गई है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो अबुल फजल द्वारा जो है अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में जो है पूरा किया गया था। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 के बीच उनके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा का पूर्ण होने का जो वर्ष है 7 से अधिक 12-13 वर्ष भी बताया गया है। तो इस तरह से इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो फारसी जो थी मुगलों की दरबारी भाषा थी। मुगलों की अदालत की भाषा क्या थी? तो ये भी फारसी थी आपकी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी। इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा है।
मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये आपके साकी मुस्तैद खां की है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी की रचना कौन करी है? तो साकी मुस्तैद खां है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ में औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिलान करना है, देखते हैं। भीमसेन कायस्थ किससे संबंधित है? तो इनकी जो है आपकी तारीख दिलकुशा संबंधित है। ये चंद्रभान ब्राह्मण जो है चहार चमन से संबंधित है। ईश्वर दास नागर किससे संबंधित है? तो ये आपके फुतुहात ए आलमगीर से संबंधित है। सुजान राय भंडारी आपके खुलासत उत तवारीख से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही है। नस्तालिक है, नस्तालिक क्या है ये? तो यह एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, तो वो कौन थे? तो राजा सावन सिंह थे वो। यहाँ से हम देख लेते हैं। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह का वैष्णव उपनाम क्या है? नागरी दास है। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासक ने निम्बार संप्रदाय का संरक्षण भी दिया था। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो ये आपकी केशवदास की है। अगला चैप्टर है हमारा मुगल काल और इसमें है विविध। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजाम में निश्चित किया तथा उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में उस्मानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे। प्रत्येक विषय को अलग अलग पुस्तकें थी प्रत्येक विषय के बारे में। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं तथा तफसीर, टिकाओं और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र या न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। अब यहाँ से हम देखते हैं, हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है। मध्यकालीन भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार जो है हेमू जाति का धूसर या भार्गव था, जो अपने को क्या कहते थे? गौड़ ब्राह्मण। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में बुला लिया। आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति नियुक्त किया। आदिल शाह के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायूनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू जो है विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। हेमू ने विजयनगर नायकों को राजा वेतन के बदले या उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए भूमि खंड देता था। उस भूखंड को क्या कहा जाता था? तो अमरम कहा जाता था। मराठा शासन में चौथ आय का कितना होता था? 66% जो है मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकास कहते थे। यह चौथ की आय का 66% किसको दिया जाता था? तो मराठा सरदारों को दिया जाता था। किस नाम से? मोकास के नाम से। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। बाबुल मक्का या मक्का का द्वार किसे कहा जाता? सूरत बंदरगाह को कहा जाता था उस टाइम पे। नौरोज का त्यौहार ईरान या फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था।
नवराज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो फ्रांसीसी यात्री टेवेनियर किसके शासनकाल में आया था? शाहजहां के शासनकाल में आया था। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा का विवरण उसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। मनुची जो था इतालवी या इटली का यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। कौन? मनुची, याद रखिएगा। स्टोरियो दो मोगोरिया मुगल इंडिया नामक संस्मरण लिखा जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ बातें थी यहाँ पे। अब हमारा आगे एमसीक्यू। चलिए एमसीक्यू करते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के टाइम पे आपका विलियम हॉकिंस आया था और जहांगीर के टाइम पे ही आपका थॉमस रो आया था। विलियम हॉकिंस जो है 1608 में आता है। सर थॉमस रो जो है 1615 में आता है। अकबर के टाइम पे जो है आपका रॉल्फ हिच आता है। शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर और औरंगजेब के काल में आपका मनुची आता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरो और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप में चर्चा की है? तो ये आपका जया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसने कहा था? ये आपका विलियम फिंच के अनुसार था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। हॉकिंस जो है आपका कब आया था? तो ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो आपका 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। मनुची जो है आपका 1653 से लेकर 1708 तक औरंगजेब के काल में। रॉल्फ हिच जो है आपका अकबर के शासनकाल में आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है मुस्लिम शासकों का सही क्रम देखना है। तो इसका आंसर है आपका सी। सबसे पहले आपका इन सभी में जहांगीर होगा। जहांगीर का काल आपका 605 से लेके 1606 से लेके 1627 तक का किसका काल होता है? तो आपका जहांगीर का होगा 5 से 27 तक। उसके बाद आपका आएगा सेकेंड पे मोहम्मद शाह आएगा जिसका कार्यकाल होगा, तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल होगा आपका 1719 से लेके 48 तक रहेगा। और बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल आपका आता है जिसे हम जफर भी कहते हैं, जफर। तो इसका कार्यकाल होगा 1737 से 58। और अहमद शाह अब्दाली आपका आता है 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी था। यहाँ से भी देख सकते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 था। मोहम्मद का शासनकाल 1948 था। और अहमद शाह अब्दाली आपका पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में आता है। अफगान दल का नेता होता है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर का शासनकाल आपका 1837 से 57 तक था। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया था। अब हम देखते हैं इसमें कौन पहले आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आपका चंगेज खां आता है, उसके बाद आता है तैमूर, तैमूर के बाद आएगा आपका नादिर शाह, फिर आएगा अहमद शाह अब्दाली। तो देखते हैं हम यहाँ से चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के काल में 1211 से 1236 के समय होता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है मोहम्मद शाह के टाइम पे। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो होता है 1748 से
69 के बीच। तो इस तरह से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, तो सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो इसका आंसर है सी। 1 और 4 आपका सही है, 2 और 3 सही नहीं है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से था। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकार शासक बनने हेतु युद्ध के उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब आपका विजयी हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपका बाबर था, न कि दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, देखते हैं कौन किससे सुमेलित है। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम कब किया जाता है? तो 1739 में किया जाता है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में, प्रथम पानीपत युद्ध जिसे हम कहते हैं। हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, वो कब होती है? तो आपके 1556 में होती है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई आपका 1761 में होती है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं, जिसके बीच अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। द्वितीय पानीपत युद्ध जिसे हम कहते हैं, कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपका हुआ है पृथ्वीराज के लिए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो ये आपका 1707 में हुआ है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही है। बिलग्राम का युद्ध किसके बीच? पहले देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है आपका अकबर। बिलग्राम के युद्ध से कौन संबंधित है? तो ये आपका हुमायूं संबंधित है। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का जो विद्रोह है, खुसरो का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर का बेटा था खुसरो। खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध को ही हम जिहाद का युद्ध कहते हैं, 1527 में हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका किससे संबंधित है? सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे हम। 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में जो है आपका अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में जो है शिवाजी का देहांत हो गया था। 1639 में आपका नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ है 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ है आपका 1601 में। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा की इसमें हार हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। अब इसमें आपके चौहान जी पराजित होते हैं।
1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने जो है मीरन बहादुर को पराजित कर और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1538 में, तो यहाँ पर आपका आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था, 39 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था आपका 1540 में हुआ था, 1540 में। इसी को हम बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में। और खेड़ा का युद्ध जो हुआ था इसमें पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित है, तो इस तरह से आपका एक ही है जो सही सुमेलित है, वो है आपका सी ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था। और 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के मध्य। कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था तो यहाँ पे ये खजवा है 1659 में, मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य हुआ था। जो खानवा का युद्ध होता है वो आपका होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में। तो याद रखिएगा ये सारे युद्ध यहाँ पे दे भी रहा है। मुगल काल के युद्धों के कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था आपका 1658 में। खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में। घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा, फिर आपका फर्स्ट आएगा और उसके बाद थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो याद रखिएगा कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो आप देखते हैं कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, चंदेरी का जो होता है आपका 1528 में होता है, तालीकोटा का होता है 1565 में होता है, 1565 में होता है, चौसा का 1539 में होता है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। चंदेरी 1528, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और तालीकोटा का 1565। तो याद रखिएगा ये सारे युद्ध कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ता है, हुमायूं आपका चौसा का युद्ध लड़ता है, अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है, जबकि जहांगीर बल्ख का युद्ध नहीं लड़ता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। बल्ख का युद्ध जो है 1646-47 में शाहजहां के काल में हुआ था। अता खली खां किसका नाम था? अबुल फजल, टोडरमल, अबुल फैजी, आदम खां। तो इनमें से किसी का नाम नहीं था। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उसका नाम अता अली खां था। तानसेन का नाम ही क्या था? अता अली खां था। जब इस्लाम धर्म उसने ग्रहण किया था तब की बात है ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इक्ता किससे संबंधित है? तो दिल्ली के सुल्तानों इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। जहांगीर जो है आपका मुगलों से संबंधित है और अमरम जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित भूखंड है। मुकाश जो है आपका मराठा सरदारों से संबंधित है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये आपके सूरत के बंदरगाह को जो है कहा जाता है। मुगलों में नवरोज का त्यौहार लिया था, किससे लिया गया था? पारसियों, यहूदियों, मंगोलों और तुर्कों से। तो ये जो है नवरोज का त्यौहार ईरान या फारस से लिया गया था, इसका मतलब पारसियों से लिया गया था।
जो बलबन ने अपने दरबार में लागू किया था। जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी वह स्थित था कहाँ था, तो वह लखनऊ में स्थित था। काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले आपकी पद्मिनी आएंगी, फिर उसके बाद आएगा दुर्गावती, सबसे लास्ट, फिर उसके बाद ताराबाई और सबसे लास्ट में आपका हिल्याबाई। हम यहाँ से देख लेते हैं। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। उसके बाद आपका अहिल्याबाई जो है मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज थे, या वहीं पर उनका सत्ता था। कौन सा एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद, फतेहपुर सीकरी, अच्छा खुलदाबाद, यहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी में है। इत्माद दौला का मकबरा आपका आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा जो है आपका खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी को। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विचार करना है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल वलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर है डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजा का निर्माण लाल वलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572-73 में कराया था। सलीम चिश्ती के खानकाह में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो उनके खानकाह में प्रयोग नहीं हुआ है सफ़ेद संगमरमर का, लेकिन मकबरे में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफ दौला ने कराया था। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष जो है आपका इतना मीटर लंबा चौड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप अगला देखते हैं क्वेश्चन। मुगल कालीन इमारत एवं स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। जहांगीर का महल बुरहानपुर में, और बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। तो इस तरह से आपका सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जहांगीर का महल जो है आपका आगरा में स्थित है, न कि बुरहानपुर में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है। तो जहांगीर का महल जो है आपका आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं और तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। सही आंसर का चयन करना है कालक्रमानुसार, देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपका अटाला मस्जिद जौनपुर आएगा, उसके बाद आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर आएगा आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली, उसके बाद आएंगी आपकी राबिया उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी के आसपास कराया था। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपना मकबरा जो है अपने स्वयं ही निर्माण कराया था, जिंदा रहते हुए ही। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया उद-दौरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद में निर्माण कराया था, जिसे हम क्या कहते हैं? राबिया उद-दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा कहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो देखते हैं। बाबर
जामा मस्जिद, तो बाबर का संबंध जो है जामा मस्जिद संभल से संबंधित है। और हुमायूं जो है दीन पनाह से संबंधित है। अकबर जो है, अकबर ने किसका करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण करवाया है। और जहांगीर ने जो है इत्माद दौला का मकबरा का निर्माण कराया है। तो इस तरह से ये संबंधित है जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासक और इमारत कौन किससे संबंधित है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किससे संबंधित है? तो ये आपका इल्तुतमिश से संबंधित है, क्योंकि जो बचा हुआ मंजिल था वो इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था ऐबक के मरने के बाद। गोल गुम्बद जो है आपका किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। और बुलंद दरवाजा आपका अकबर से संबंधित है। मोती मस्जिद आपका औरंगजेब से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 31, जिसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अलाई दरवाजा दिल्ली का किसने निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण जो है आपका शाहजहां करवाता है। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण आपका औरंगजेब करवाता है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है, सभी सही सुमेलित हैं। मुगल काल में मौलिम था। मौलिम कौन था? एक कर, शासक, प्रशासनिक इकाई, जहाज। तो मौलिम एक कर्मचारी था। क्या था? मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? तो बंजारे जो थे व्यापारी थे मध्यकाल में। बंजारा शब्द उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार से बना, व्यापार उससे बना, वणिक अर्थात व्यापारी या बनिया। व्यापार करने वाले को बंजारा कहा जाता था। प्राचीन काल में बंजारा घुमक्कड़ जाति हो रही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दाम जो है वो तांबे की मुद्रा होती थी। देसाई आपका राजस्व अधिकारी होता था। दीवान जो है आपका प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही नहीं है। शेरशाह सूरी तांबे के सिक्के दान का प्रचलन किया था। मुगल काल में रुपया जो है चांदी का सिक्का होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद के स्तर का राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख भी होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब जो थी भूमि की नाप हेतु प्रयुक्त होती थी। तो जरीब किससे संबंधित थी? भूमि की नाप के लिए प्रयुक्त होती थी। अगला चैप्टर है हमारा सिख संप्रदाय। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।